गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनुराग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन टेक गुरुज। ओके, आज का टॉपिक का नाम है रियल नंबर, चैप्टर 1 क्लास 10 का टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इक्वल डिविजन लेमा और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइंडिंग द HCF एंड LCM मैंने आपको पढ़ना सिखाया था। आज हम लोग जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, डेफिनेटली आएंगे तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कोई इसके चैप्टर क्वेश्चन राइज नहीं हो सकता है। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ये चीज़ लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मैंने जो आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन लाया है वो ये लाया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मुझे ये चीज़ करना है, चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि 6 to the power n, ठीक है, वेयर n क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, ये 0 से एंड होता है। ठीक है, ठीक है, ये मुझे चेक करके बताना है कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज एक जनरल, अगर हमको ना रियल नंबर सपोज आता भी नहीं है कैसे भी करके, ठीक है, तो हम यहाँ पे सोचते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बस हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ देखो सपोज 6 to the power n है और ये n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ 6 की पावर 1 कितनी होगी? 6 होगी। 6 की पावर 2 कितनी होगी? 36। 6 की पावर 3 कितनी होगी? 6 की पावर 3 कितनी होगी? 216 होगा, 216 होगा। और 6 की पावर 4 कितना होगा? 1296 आई थिंक। ठीक है, ये चीज़ होगा। तो इतना सारा मैंने निकाला है, ये कहीं भी आपको फील हो रहा है कि ये 0 से होगा? कभी भी 0 से एंड होगा? इतना समझ में आ रहा? नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गलत चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ ये गलत चीज़ को हम लोग सही मान लेते हैं, फिर बाद में जाके कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, हमने गलत माना था, इसलिए ये चीज़ जो बोल रहे हैं ये चीज़ सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि जो 6 to the power n है, 6 to the power n है, ये एंड विथ 0 से हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में ये सोच लेते हैं कि 6 to the power n है, वो एंड विथ 0 से हो रहा है। अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, सपोज एंड होता है, तो उसका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो कंपलसरी 5 आएगा। कंपलसरी उसको आना ही है 5। सपोज 10, सबसे छोटा डिजिट जो 0 आता है 10 आता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे 2 और 5 आएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 to the power 10 है, वो एंड विथ 0 है, तो हम बोल देते हैं कि 5 जो है, 5 जो हमारा 5 है, ठीक है, जो हमारा क्या है 5 है, वो प्राइम फैक्टर है। क्या है? 5 मेरा क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है। ठीक है, लेकिन जब भी हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, सपोज जब भी हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे देखो, जब भी हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, बस 2 और 3 आ रहा है। यहाँ पे देखो, जब हम प्राइम फैक्टर ऑफ 6 निकालते हैं तो 2 और 3 आ रहा है। सिंस हमने क्या नोटिस किया कि 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, इसलिए जो 5 है वो मेरा प्राइम फैक्टर नहीं है। तब जाके हम लोग को अपना गलती का एहसास होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एजम्पशन किया था वो क्या है? रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई देयरफॉर 6 to the power n cannot end with 0। 6 to the power n cannot end with 0। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें बहुत सारा पूछ सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है। वो क्या अराइज हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, 4 to the power n। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन वाई ये जो नंबर है, ये नंबर, एक्सप्लेन दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर और ये नंबर को कंपोजिट नंबर बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है कंपोजिट नंबर? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसका फैक्टर जो होता है 1 और इटसेल्फ के अलावा भी और भी जब नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है?
कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। फिर से सुनो, जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर जब होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे दो नंबर गिवन है, एक नंबर n1 गिवन है, एक नंबर n2 गिवन है, ठीक है। तो सपोज इस नंबर को हम लोग n1 ले लेते हैं, ठीक है, n1 ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फैक्टर निकालते। क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं। तो सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये सबको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, +13 कर दो और उसका तो हम प्राइम फैक्टर करके निकाल लेते हैं। तो हम लोग इतना मेहनत क्यों करना, इस सारे नंबर को हम बोल लेते हैं n1 है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13। अब मुझे आप लोग ये बता दो, दोनों में से कॉमन क्या है, ये दोनों देखो कॉमन है ना, वेरी गुड। अगर ये दोनों कॉमन है तो हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ 13 को अगर हम बाहर निकाल दिए तो 7 × 11 और ये 13 बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे आपका 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 13 × ये सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो 77 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 × 78, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखो 78 को फिर से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो पता है मुझे यहाँ पे पता है क्या होता है, 13 × 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 × 13 × और 6 को हम और फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे देखो जो n1 नंबर है, ये देखो कितने सारे फैक्टर, 13 के फैक्टर हो गए, 2 के फैक्टर हो गए, 3 के फैक्टर हो गए। समझ में आ रहा है? ये सारे जब इसके फैक्टर्स हो गए तो बताओ इसका जो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन बताया था कि 1 और इटसेल्फ के अलावे के नंबर के अलावे देखो यहाँ पे कितने सारे इसके फैक्टर्स हो गए, 2 और 3 सारे फैक्टर्स हो गए। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो नंबर है, ये जो नंबर है n2 नंबर, इसको हम लोग n2 मान के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखो बहुत, इसके भी 2 फैक्टर्स आ गए। समझ में आ रहा है? इसके भी 2 फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों सबको डेफिनेशन समझाया, ठीक है, वाइवा क्वेश्चन समझाया। क्लियर चीज़, उसको अच्छे से देखिएगा, उसका इस पे आएगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो मेरा लेने का जो मेन रीज़न था, ये क्वेश्चन मेरा जो मेन रीज़न ये था, बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट सबको समझाना है। क्या समझाना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते, बहुत बड़ा है, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, कोई स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक, ठीक है, 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड दौड़ने में। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? अब फॉर द सेम, ठीक है, वाइल रवि टेक, लेकिन जो रवि है वो 12 मिनट लेता है, ठीक है, वही सेम फील्ड को घूमने में। क्लियर चीज। आगे, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट, वो क्या कर रहे हैं, सपोज हम कह रहे हैं कि दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट किए हैं, ठीक है, एंड गो इन अ सेम डायरेक्शन, और जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर चीज, समझ रहे? अब दोनों कितने मिनट में, हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, अब कितने मिनट के बाद दोनों सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। क्लियर चीज, कितने मिनट के बाद, वो चीज़ हमको फाइंड करना है। तो बताओ जो भी हम कितने मिनट में फाइंड करें, तो वो लड़का जो रवि है दौड़ रहा होगा सोनिया को पीछे करने के लिए, वो तो जल्दी पकड़ लेगा, या कोई भी जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि वो 12 मिनट ले रहा है, तो रवि का स्पीड ज़्यादा होगा तो वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे क्या निकालना है, ये दोनों का, ये 12 और 18 का, ठीक है, मिनिमम निकालना है। क्योंकि कहीं पे भी जब हम पहुंचने का होता है तो वहाँ पे हम लोग मिनिमम टाइम निकालते हैं कि मिनिमम कितने टाइम में निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे मिनिमम टाइम निकलना है। और कहीं पे भी अगर आपको ये चीज़ मिनिमम, आपके लॉजिक से भी, आपके दिमाग से भी, यहाँ पे कभी कभी मिनिमम या मैक्सिमम लिखा रहता है, जहाँ पे भी आपको मिनिमम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना तो उस जगह हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपको मिनिमम क्वेश्चन में लिखा रहे ना, तो वहाँ पे हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, और जहाँ पे मैक्सिमम आपको फाइंड करने के लिए दे, ठीक है, वहाँ पे हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, बस मुझे यही चीज़ आपको बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी इसका सोल्यूशन तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा, ठीक है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, 18 का, सोनिया का 18 मिनट लगता था और रवि का 12 मिनट, दोनों का देखो इसने एलसीएम फाइंड किया है। अब ये देखो 36, एंड रवि एंड सोनी विल मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे 36 मिनट के बाद। समझ में आ रहा है? वेरी गुड।
मुझे जो एक्सप्लेन करना था यही कि जहाँ पे भी क्वेश्चन में मिनिमम रहे और जहाँ पे भी मैक्सिमम रहे, जहाँ पे मिनिमम रहे वहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, जहाँ पे मैक्सिमम रहे वहाँ पे हमको एचसीएफ फाइंड करना है। इस टाइप के जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत देते हैं, मुझे पता है, उस जगह वहाँ पे मिनिमम और जहाँ पे फाइंड करना होगा वहाँ पे एलसीएम और जहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करना वहाँ पे एचसीएफ। क्लियर चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोगों को समझाया था कि इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत सारे बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भैया HCF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट क्लास में सबको बता रखा है। ठीक है, क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको HCF गिवन है। क्या गिवन है? HCF गिवन है। देखो यहाँ पे, तो HCF की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 9। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे LCM फाइंड करना है, तो LCM मुझे फाइंड करना, तो ये LCM ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज़? अब मुझे यहाँ पे दो नंबर A और B नंबर, तो ये मेरा क्या हो गया? A नंबर हो गया और ये मेरा B नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे A मेरा कितना है? 306 इंटू B कितना है यहाँ पे? 657। तो बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाई 9। अब इसको यहाँ पे क्या करना है? आप कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आ रहा है? आप इसको क्या करना? कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आप जैसे ही इसको कैलकुलेशन करोगे, समझ में आ रहा है, तो उसी तरह आपको यहाँ पे LCM पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करते हैं? गलत मान लेते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे बाबा हमने तो गलत मान लिया। ठीक है, फिर हम बोलते हैं मेरी गलती है, हमने जो पहले बोला था वही चीज़ सही होगा। कॉन्ट्रडिक्शन, पहले गलत मानते हैं, फिर बाद में सही को जाकर के सही के साथ हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? √3 को हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम √3 को क्या करते हैं? रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये √3 को अगर हम रैशनल मानेंगे, सपोज √3 को अगर हम रैशनल मान रहे हैं, तो बताओ ये हम इसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज लिख सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब भी हम रैशनल मानते हैं तो वो हमेशा रेड्यूस फॉर्म में नहीं रहता है। रेड्यूस फॉर्म में मतलब या तो वो क्या होंगे? 6/10 है। ठीक है, ये रेड्यूस फॉर्म में नहीं है। तो बोलो भैया रेड्यूस फॉर्म किसको बोलते हैं? जब इसको काटोगे 2 3 और ये 2 5 तो ये देखो, ये 3/5 आ गया, ये क्या आ गया? 3/5 आ गया। तो 3/5 क्या? रेड्यूस फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? को। 3 और 5 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? जिसकी HCF हमेशा क्या होगा? 1 हो। क्लियर चीज? ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि वेयर AB जो है मेरा, ठीक है, AB जो है मेरा क्या है? A एंड B जो है वो को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, AB क्या है मेरा? को प्राइम नंबर है। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको क्या करते हैं? रीशफल करते हैं। रीशफल करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये B को हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह आ जाएगा, B इज इक्वल टू √3 इंटू A आ जाएगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, इस इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। हम जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो B√3 इज इक्वल टू A, इसको जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे B पे स्क्वायर हो जाता है और √3 पे जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट होकर के ये 3 हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू ये A स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ये फाइनली मुझे ये बताओ, ये 3B² इज इक्वल टू A स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर चीज? अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जो ये 3 है ये इसको डिवाइड दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इसको अगर नीचे भेजोगे तो ये डिवाइड देगा कि नहीं देगा? तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, A² इज डिविजिबल बाई 3। जब भी किसी का A² को हम डिवाइड करते हैं तो जिसका A नंबर होता है वो भी क्या होता है? डिविजिबल हो जाता है। वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर चीज? वही सेम पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? एक और इंडिजर्स ले लेते हैं। ठीक है, अब A इज इक्वल टू समथिंग को इंडिजर्स ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? इस इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं। ठीक है,
हम पुट करते हैं तो हमसे फिर से क्या नोटिस करते हैं, ठीक है, कि यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। आप फिर से क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर हम 3 को अगर इधर साइड भेज देते हैं तो बताओ ये b स्क्वायर को कैंसिल आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। समझ में आ रहा है। लेकिन सबको दिमाग में ये चीज़ याद रखना चाहिए कि यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि ए बी मेरा क्या है, कोप्राइम नंबर है। क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, HCF 1 होता है, फैक्टर 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक अनदर फैक्टर एराइज हो गया है, देखो 3, ठीक है, यहाँ देखो देयरफॉर ये क्या हो गया, एक अनदर फैक्टर एराइज हो गया। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये देखो ये अनदर फैक्टर अराइज हो गया है, ठीक है। लेकिन जब ए और बी क्या है, जब कोप्राइम नंबर है, तो अनदर फैक्टर 3 कहाँ से आया, अनदर फैक्टर कहाँ से आया, इसका मतलब जरूर हमने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो स्टार्टिंग में माना था, क्या माना था कि हमारा √3 क्या है, रैशनल नंबर है, यही हमने क्या किया था, गलत माना था। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लास्ट में बोलते हैं कि √3 जो हमने माना था, एजम्पशन हमारा क्या है, एजम्पशन जो हमने किया था वो रॉन्ग है, इसीलिए √3 क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है, क्लियर चीज़। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप आएंगे। पूछो √3, तो यहाँ पे √3 प्रूव करना था, कहीं पे आपको √7 मिल जाएगा, कहीं पे आपको √5 मिल जाएगा। क्लियर चीज़, ये टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन टाइप अगर बोर्ड में से क्वेश्चन आएंगे तो यही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा आपके कुछ नहीं आ सकते, ये गारंटी है। समझ में आ रहा है सबको, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, ठीक है। थैंक यू।